हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, हिस्ट्री में मेनली आपको तीन सब्जेक्ट को मेनली कवर करना होता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आपको बता दें कि और इसके साथ में एक चीज़ और आपको कवर करनी होती है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर भी आपको कवर करना होता है। तो ये एक मेजर पोर्शन है आपका हिस्ट्री का। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कवर कर दिया है। इनकी वीडियोस आ चुकी है और इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है इसी चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। आप वहां पर देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको ओनली एक वीडियो में मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के भी इसी प्रकार से आप देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो आपको एक आइडिया लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सब्जेक्ट को कैसे किस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये सब आइडिया आपको ये क्वेश्चन सीरीज को देखने के बाद लगेगा। इसीलिए ये आपका खत्म हो गया था और आज से हम एक न्यू सब्जेक्ट यानी कि मिडिवल हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। देखिए, और टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, मध्यकालीन इतिहास, सबसे पहला टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति आंदोलन से क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है आपके सामने, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दूसरा कथन है, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर डी होगा, न तो एक और न ही दो। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन यहाँ पर आपका सही नहीं दिया गया है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामा अनुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामा अनुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो यहाँ पर आपसे रामानुज की शिक्षाओं के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला कथन कहता है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। दूसरा कथन कहता है, वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रामाणिक हैं। तीसरा कथन कहता है, तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। और चौथा कथन कहता है, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर इसका होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रामा अनुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, तो ये रामा अनुज की शिक्षा थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 के प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला कथन कहता है, त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा कथन कहता है, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। तीसरा कथन, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। और चौथा कथन कहता है कि अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए कहता है केवल एक और तीन। ऑप्शन बी कहता है केवल दो और चार। ऑप्शन सी कहता है एक, दो, तीन। ऑप्शन डी कहता है दो, तीन और चार। तो कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी कहता है केवल दो और चार ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो दो, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया था, ये कथन आपका सही है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में। और चौथा कथन कहता है, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है।
फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं? 2016 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला कथन कहता है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा कथन कहता है दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। और तीसरा कथन कहता है दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल 3 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। केवल 3 कथन कहता है अजंता और महाबलीपुरम दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2016 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। पहला कथन, तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा कथन, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिकरम को अस्वीकार करते थे। कौन सा यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपका सही आंसर दिया गया है। देखिए, पहला कथन कह रहा था कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, तो ये कथन आपका सही दिया गया है। दूसरा कथन, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिकरम को अस्वीकार करते थे, ये कथन भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2014 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। न तो 1 और न ही 2, यहाँ पर कोई भी कथन आपका सही नहीं दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन आपसे फाइन आर्ट से पूछा गया है। देखिए, 7वां क्वेश्चन कहता है मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। 2014 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। पहला कथन, पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल आर्ट के लिए विख्यात है। दूसरा कथन, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तीसरा कथन, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। और चौथा कथन, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। आपको बताना है मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय किस लिए विख्यात था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए यह समुदाय विख्यात है, इसे आपको ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? सही आंसर ऑप्शन सी है, जहांगीर। आपको याद रखना है, जहांगीर मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। तो ये थे आपके जहांगीर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए मुगल के टॉपिक से है। यहाँ पर मुगल से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए देखते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने है। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामती पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? 4 ऑप्शन है, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, अकबर। अकबर आपको याद रखना है। देखिए, तो अकबर के राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामती पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। 10वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पर गलत कथन को चूज करना है। पहला कथन कहता है सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। दूसरा कथन कहता है तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित धरुपदों की रचना की थी। तीसरा कथन कहता है तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। और चौथा कथन कहता है तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। आपको बताना है मियां तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर गलत दिया गया है और आपको यहाँ पर गलत कथन को ही चूज करना था। तो ऑप्शन ए कहता है कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें उपाधि तानसेन की दी गई थी, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है।
बाकी सभी सही दिए गए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखेंगे। मियाँ तानसेन के संदर्भ में, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित धरुपदों की रचना की थी, ये कथन आपका सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अपने रागों की मौलिक रचना की। ये तीनों तानसेन के संदर्भ में सही हैं, जबकि पहला कथन आपका गलत दिया गया है और यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? देखिए, तो आपको बताना है आरोही क्रम में कौन सा यहाँ पर सही अनुक्रम है। 11वें का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। परगना, सरकार और सूबा, ये आपका आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सही यहाँ पर अनुक्रम है। सबसे पहले परगना, परगना के बाद सरकार और सरकार के बाद सूबा हुआ करता था। ये आपका मध्यकालीन भारत के संदर्भ में है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर आपको बताना है उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। पहला, औरंग, औरंग राजकोष का प्रभारी, बानियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल 2 और 3 ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बानियान, बानियान का क्या मतलब होता है? यह ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट हुआ करता था। और मिरासीदार, मिरासीदार यह राज्य का नामित राजस्वदाता हुआ करता था। तो ये आपका यहाँ पर सही दिया गया है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेडिवल हिस्ट्री से। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जा बैप्टिस्ट टेबरनियर। देखिए, ये आपका यहाँ पर सही है। तो आप देख सकते हैं किस विदेश यात्री, देखिए निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने, तो जा बैप्टिस्ट टेबरनियर ने भारत के हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। 14 क्वेश्चन है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। पहला कथन है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा कथन कहता है, जागीरदारों के लिए, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। तो 14 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। देखिए, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2, यहाँ पर दोनों ही कथन आपका गलत दिए गए हैं। कोई भी यहाँ पर आपका सही आंसर नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? आपको बताना है हुंडी बेसिकली क्या हुआ करती थी। पहला कथन कहता है, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। दूसरा कथन, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। तीसरा कथन, विनिमय पत्र। और चौथा कथन कहता है, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो हुंडी यहाँ पर क्या हुआ करती थी? सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हुंडी बेसिकली विनिमय पत्र हुआ करते थे, इसे आपको याद रखना है। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप 2015 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। सबसे पहला कथन है, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा कथन कहता है, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तीसरा कथन, इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या चीजें बदली थी, क्या चीजें हुई थी, ये आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, केवल 3 ही यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ था बाबर के भारत आने के फलस्वरूप। ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? 2014 के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला कथन कहता है, राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद थी, या अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष था, या वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था।
और वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए ऑप्शन सी कहता है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, तो ये था, ये आपका सही आंसर है। 18वां प्रश्न है आपके सामने, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। पहला कथन कहता है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। दूसरा कथन, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, यहाँ पर कोई भी आपका सही कथन नहीं दिया गया है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर से पूछा गया है। तो ये टॉपिक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। दूसरा कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तीसरा कथन, विजयनगर साम्राज्य के देव राय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि केवल एक कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए कहता है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचे थे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर केवल एक होगा, इसे आपको याद यहाँ पर ध्यान रखना है। 20वां प्रश्न आपके सामने है, पुर्तगाली लेखन नूनिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? 4 ऑप्शन है, कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण या भविष्यवाणी। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्न में से किस क्षेत्र में निपुण थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी कहता है 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी क्षेत्रों में महिलाएं यहाँ पर निपुण थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी इन सभी में निपुण हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। ये आपके मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी मिडिवल हिस्ट्री पर। आपकी एक क्लास और आएगी जहां पर आपका मिडिवल हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको इसकी दूसरी वीडियो को ज़रूर देखना है। इसके बाद हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जहां पर हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो भी आपसे यूपीएससी में पूछे गए हैं। देखते हैं या तो हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे या फिर ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्टार्ट कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।